कुछ भी नहीं करते। हमारे यहाँ अनुकंपा की एजेंसी का ऑर्डर निकला है और अनुकंपा से एक जिले में 3 एजेंसी दी भी गई है। जिसका कोविड से डेथ हो गया उसको एजेंसी तुरंत दी गई। लेकिन कोल्हापुर बोलिए, पुणे बोलिए, बड़े बड़े शहरों में खाली नूतनीकरण नहीं होता है क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं है अभियान परिषद का। मेरे ख्याल से सभी जगह ये ऐसा ही है। तो अभी आपकी तरफ से कुछ उनको ये जाना चाहिए कि यार नूतनीकरण ही खाली नहीं, बहुत से काम है वो करते ही नहीं, कुछ नूतनीकरण के सिवा कुछ नहीं करते। जामीनदार जो आते हैं वो 2 चाहिए, सत्यापन का है जो वो सभी जगह है। अगर हेलो, हाँ, पुलिस इंक्वायरी जो है, पुलिस इंक्वायरी को बहुत तकलीफ होती है। जब महाराष्ट्र के आयुक्त ने लिखा तो मेरे ख्याल से वो सिन्हा कुछ थे, तो उस टाइम उस फाइनेंस से जवाब आया कि फाइनेंस की तरफ से, लेकिन ये कम नहीं होगा, ये चालू ही रहेगा। अब ये जो सुशिक्षित महिला है उनको इंक्वायरी के लिए बहुत दफ़ा जाना पड़ता है और इसकी ज़रूरत देखिए, पीछे 3 बरस के आप उसके रिकॉर्ड लेते हैं, आगे की 3 बरस की गारंटी तो नहीं मिलेगी, पिछले 3 बरस की गारंटी मिलती है। फिर 50,000 का इंश्योरेंस हम ये NSC सर्टिफिकेट दिया जाता है, 20,000 का लेडीज देती है। ये सब बन के लेने के बाद भी बहुत तकलीफें हैं, उसको इतना जाना आना पड़ता है। ये आसपास कार्ड का भी अभी पोस्ट है, अभी शुरू हुआ है, अभी सुकन्या लाएंगे तो हम कार्ड देंगे। यानी अभी कार्ड किधर है, कौन बंटवारा करेगा, इसका कोई भी ये नहीं है सोल्यूशन। लेकिन अभी पोस्ट में सुन दे रहा है, आप RD के साथ SB निकालो और सुकन्या लेंगे तो सुकन्या लाएंगे तो हम आपको कार्ड देंगे। ये सब खत्म होना चाहिए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें कार्ड आना चाहिए और वो जो पहले जैसा था सिस्टम, हमें पहले 5 कार्ड मांगे तो हमें 15 मिलते थे, क्योंकि क्या उनको मालूम था ये आगे जाके 1 कार्ड यूज होंगे, क्योंकि दूसरा कोई उसका उपयोग नहीं। ठीक है, पोस्ट में देंगे तो पोस्ट में उसका मेरे ख्याल से बंटवारा अच्छी तरह से नहीं होगा, क्योंकि जहाँ विड्रॉ फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म मिलते नहीं, वहाँ ये बड़ी सिस्टम का रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए और जो पुराने कार्ड चलेंगे आगे तो बहुत अच्छी बात आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुराने कार्ड फिर से मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यह किसी को 4 वर्ष हो गए तो 1 वर्ष के लिए नया कार्ड फिर से पुराने लिख कर देना पड़ना, ये बहुत कठिन होगा। तो और सिस्टम जो आप उधर से जो पैच जो पोस्ट ऑफिस डालता है तो एजेंट को तुरंत मालूम नहीं पड़ता, वो जब लॉट निकालता है तभी मालूम पड़ता। ऐसा ही हुआ दिवाली में, किसी को मालूम नहीं था, बाद में जब ये मालूम पड़ा तो बहुत से अचानक में आ गए। तो मेरा ख्याल है हमने ऐसे सजेशन दिया है कि आप जब मीटिंग लेते हैं तो हमारे जो कमिटी है ऑल इंडिया की, उसके कुछ दो या 4 आप उसमें मेंबर लीजिए, ताकि हमारा भी जो प्रॉब्लम है वो आपको बता सकें। ये भी आप रिकमेंडेशन कर दीजिए फाइनेंस को, इतना मेरा हेलो। अभी जो हमारे राइट में सज्जन बैठे अपनी समस्या जो बता रहे थे, एक्चुअली महाराष्ट्र में अपना जो बचत का निदेशालय था उस पर ताला लगा दिया है। तो अब जब ताला लगा दिया है तो अब ये काम तो भी चल रहा है, तो अब जिले के कलेक्टरों को काम जैसा वैसा भी बता रहे थे कि जिले के कलेक्टरों को दिया गया है। एक्चुअली क्या है, पॉलिटिकल डिसीजन है। अब इसमें लोकल जो महाराष्ट्र के अभिकर्ता हैं वो अपनी राज्य सरकारों पे दबाव बना के निदेशालय, क्योंकि अगर निदेशालय रहेगा तो जिले पर कोई न कोई नुमाइंदे को रखना पड़ेगा, और अगर जिले में स्मॉल सेविंग्स का कोई नुमाइंदा नहीं रहेगा तो कलेक्टर के पास तो स्मॉल सेविंग्स के लिए समय देने का उसके पास कुछ कारण ही नहीं है। और उसको स्मॉल सेविंग मतलब क्या है उसको, भाई एक जमाना था कि कलेक्टर भी स्मॉल सेविंग्स में, क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम में इसको रखा जाता था स्मॉल सेविंग्स का, तो वो उस समय उसके लिए वैल्यू होती थी। अभी कलेक्टर के लिए ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो अब ये महाराष्ट्र के जितने भी अभिकर्ता हैं, जो भी एसोसिएशन वहाँ पे काम कर रही है, इन लोगों को सरकार के ऊपर दबाव बना के ये कोशिश करनी चाहिए कि कलेक्टर से हटा के किसी और अधिकारी के पास से चार्ज दिया जाए, तो कम से कम आपको थोड़ा सहूलियत हो सकती है। क्योंकि कलेक्टर तो लॉ एंड ऑर्डर, वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल हमारे देश में बहुत सारी चीजें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं कि कलेक्टर के पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है इन सारे कामों को देखने के लिए। तो कोशिश ये करिए कि किसी दूसरे कार्यालय में ये कार्य ट्रांसफर किया जाए, ताकि वो आपकी समस्याएं भी सुन सकें और आपकी समस्याओं का निराकरण भी कर सकें।
क्योंकि किसी भी अधिकारी के पास यदि समय नहीं होगा, वो ओवर स्ट्रेस्ड होगा, वो तो कैसे इन चीजों को देखेगा? वो आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, आप रोज चक्कर लगाते रहेंगे, वो काम आपका नहीं कर पाएगा। दूसरा ये है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन का मसला है, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ये रिन्यूअल से हटा दिया जाना चाहिए, जो फ्रेश आ रहे हैं उन पर लेना चाहिए। लेकिन अगर सरकार को ये कहना है कि भाई अब जो रिन्यूअल हो रहा है, जो पहले जिसने काम किया है, तो अब वो चूंकि इसमें बड़ी दिक्कत है। एक बार मैं लखनऊ में था, तो 10-12-15 महिलाएं आके वो बेचारी अपनी जो पीड़ा बताने लगी, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो पुलिस वाले जब घर में आते हैं तो इतना आस पड़ोस के लोग इतनी बुरी नजर से देखते हैं कि ये इतनी समस्या है, उन्होंने कहा क्या इसका इलाज निकाल रहे हैं। तो अब वो सरकार, चूंकि होता क्या हमारे देश में, जब भी कोई कानून या निर्णय हो जाते हैं, उसके गुण दोष पर विचार करने का समय किसी के पास होता नहीं है। अगर ये गुण दोष के आधार पर विचार किए जाए तो मुझे लग रहा है रिन्यूअल में उसकी जरूरत नहीं है। भाई एक बार आपने दिया है और पुलिस वेरिफिकेशन एक बार हो गया है उसका, और पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उसका ठीक है, तो उसको फिर रिन्यूअल कर दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि पुलिस के लिए आप प्रेस के लिए वेरिफिकेशन करा रहे हो या रिन्यूअल के लिए करा रहे हो, पुलिस का तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। पुलिस को तो जो चाहिए वो चाहिए। तो अब वो सरकार की जो इस पर आप लोग दबाव बनाने की कोशिश करिए कि जो मंत्री जी हैं आजकल, राज्य मंत्री, उनके साथ कोशिश करिए कि ये रिन्यूअल का खत्म करा दीजिए। आप अपॉइंटमेंट पे जारी रखिए, रिन्यूअल का खत्म करा दीजिए, तभी आप लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी उसमें। और जहां जहां भी निदेशालय बंद हो गए, देखिए स्मॉल सेविंग्स का भविष्य इस देश में अभी सदियों तक रहने वाला है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो समृद्धि है अभी भी मुश्किल से 10 से 20% लोगों के पास है। मैं तो 10% ही मान के चलता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक डाटा का अध्ययन करता रहता हूं, लेकिन मैं 20% को भी यदि मान लूं तो 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें सरकार भी कह रही है कि 70-80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? मतलब अभी भी विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना इस देश में बाकी है। तो अगर विकास के लिए पैसा चाहिए तो स्मॉल सेविंग से सस्ता और बेहतर कोई तरीका है नहीं। उसमें है क्या कि पैसा भी सरकार के पास जा रहा है और लोग भी जो जुड़े हैं उनकी भी आजीविका चल रही है। तो ये दोनों तरह से फायदा पहुंचाने वाली योजना है। तो ये मान के चलिए अभी सदियों तक स्मॉल सेविंग्स रूप बदल सकता है इसका, 1948 से 1972, 2000 वो हो सकता है, चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए प्रोजेक्ट स्मॉल सेविंग्स कहीं जाने वाला है नहीं। हमें तो नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा कि कहीं जाने वाला, अभी ये चलेगा। तो आप लोगों को भी संगठित होके पूरे इंडिया भर में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जैसे आपके संगठन की अनगिनत है, हम कलकत्ता में देखते थे कम से कम 10-15 संगठन के लोग हमारे पास आते थे। तो मैंने एक बार मीटिंग में कहा था कि आप लोग सारे संगठन मर्ज करके एक संगठन बना लीजिए, अगर अपनी आवाज को मजबूत करना चाहते हैं तो। अभी मेरे पास मैडम है कोई HKL भगत, वो पुणे की पता नहीं कहाँ की हैं, वो आई हुई थी हमारे कार्यालय में, मेरे ख्याल से वो भी कुछ कार्यक्रम कर रही है पुणे में, और उनका भी संगठन है। तो वो जब इस संगठन के बारे में चर्चा हुई तो उनकी ओपिनियन सुन के मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप लोग बटे रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चूंकि देखिए स्मॉल सेविंग्स एजेंट्स एसोसिएशन का मतलब है कि जो भी लोग इस एजेंसी के कार्य को संपन्न कर रहे हैं वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आप जितने बढ़ते जाएंगे उतनी समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। तो ये कोशिश करनी चाहिए, जो भी देखिए हर जगह कॉमन पॉइंट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे अच्छे लोग रखिए संगठन में जो सबके साथ तालमेल बिठा सकते। ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं बिठाया जा सकता, सबके साथ तालमेल बिठाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को भुला दें। हमारा अपना इंटरेस्ट सिर्फ सर्व हो, बाकी सबका कोई लेना देना नहीं। अगर ये भाव हो तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अगर हम सबके हित सुरक्षित रहें, सब अच्छे से संपन्न रहें, सब अच्छे से आगे बढ़ें, क्योंकि एक के बढ़ने से देखिए ब्रह्मांड भी कहता है पर्टिकुलर से कुछ होगा नहीं, तो यूनिवर्सल अप्रोच होनी चाहिए। अगर सब साथ में रहेंगे तो सबकी तरक्की होगी, सब सुरक्षित रहेंगे, सब बेहतर ढंग से जीवन जिएंगे। सीधी सी बात। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कुरेन सर का। अब कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सर ने अपने विचार बता दिए और एक बात उन्होंने कह दिया है कि इसके बावजूद कोई समस्या है तो वो पत्राचार के माध्यम से वो प्रदेश कार्यकारिणी उनको अवगत करा देगी। वो ही सबको समस्या है
रिन्यूअल की, पुलिस वेरिफिकेशन की, कार्ड की, उसको हर एक व्यक्ति अलग अलग अपने तरीके से रखेगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। शांति बनाए, संगठन की मीटिंग को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। आगे मंजूर मिश्रा जी। सर को एक बात अवगत कराना चाहता हूँ। सर अभी आदेश निकला था कि कार्ड की समस्या को देखते हुए कि 1 अप्रैल 2022 तक खाता खोलने के प्रारंभ पर अप्लाई फॉर लिख करके खाता खोल दिया जाए और जब कार्ड आपको इशू होए तब आप उस पर कार्ड नंबर डाल दें। लेकिन अभी झांसी जिला बचत अधिकारी, ललितपुर जिला बचत अधिकारी का ये आदेश है कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये डाकघर का आदेश है, हमारे विभाग का या हमसे संबंधित अधिकारियों का आदेश नहीं है। हम इसको नहीं मानेंगे। इस बात को सर संज्ञान में ले लें। दूसरे सर अभी माननीय वित्त मंत्री के आदेश से ये आदेश मिला है कि 1 अप्रैल 2022 तक बिना कार्ड के जब तक छपाई नहीं होती आप खाता खोल सकते हैं और फार्म पर अप्लाई फॉर या अपना स्वयं का शपथ पत्र देकर के खोल दें और जब आपको कार्ड इशू हो जाए तब आप उस पर ये नंबर डाल दें। लेकिन बचत अधिकारी 2 जिले के ये कह रहे हैं कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे और हम खाता नहीं खोलने देंगे कि हमको हमारे विभाग द्वारा ये आदेशित नहीं है, कोई लेटर नहीं है। आपके डाक विभाग ने आपको आदेश दिया है तो वो जाने। अच्छा जी, बहुत मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं, नहीं तो फिर देखिए ऐसा है कि ऑर्डर अभी हमारी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को गया, लेकिन मैं सारी स्टेट गवर्नमेंट को भी इसकी कॉपी भिजवा दूंगा। कल ही मैं सारे स्टेट गवर्नमेंट को भिजवा दूंगा। तो झांसी और वो गए हैं, इसकी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। और सर एक सबसे बड़ी विकराल समस्या इसके साथ और चल रही है अभी करता हूँ कि रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हम। रिन्यूअल डिपॉजिट पहले हम सेविंग खाते में पार्टी की मैच्योरिटी डाल करके और उसी डेट में बना देते थे, बाद में भी बना देते थे सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता था। अब हमको चेक के माध्यम से या बैंक में उसका पेमेंट पहुंचा करके फिर हमको रिन्यूअल करना पड़ता है और ये हम नहीं कर पा रहे। हम लोग का व्यापार इस माध्यम से भी आधा हो गया है। वित्त नियम और आयकर विभाग के अनुसार 19,999 रुपए तक का जो कैश है वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी हमको डायरेक्ट में जमा कराना पड़ता है, जिससे हमारी आय आधी हो गई है। और किसी भी डाकघर में चेक बुक नहीं है जो कि खाता धारक को मिलनी चाहिए। तीसरा सर एक सवाल और था कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सर एजेंसी को रिन्यूअल का समय 5 साल या 10 साल को करवा सकते हैं सर। आप इसको 10 साल में रिन्यू करवा दीजिए। सभी लोग एक बार कहेंगे राजी हैं। धन्यवाद सर। शांति व्यवस्था बनाए रखे। ऐसा कि देखिए प्रैक्टिकली कहना और करना कितना आर्डर होता है, या कोई पहला प्रपोजल नहीं है कि ये लिस्ट को या गया नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग शिक्षित वर्ग से अभिकर्ता है, सैकड़ों प्रपोजल गए हैं मंत्रालय को और द्वारा राष्ट्रीय बचत संस्थान हो मेरे पास। क्योंकि ये हाई लेवल का मामला है, जब तक पंकज चौधरी और निर्मला सीतारमण का घेराव नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। सर चाहते हैं कि हो जाए, सर चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन इनकी बात जब निर्मला सीतारमण मानेंगी तभी होगा। सर एक प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन वहां से तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सर हमारे अतिथि हैं तो यहाँ से सारी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। सर प्रपोजल भेजेंगे, जरूर भेजते भी हैं लोग, लेकिन मानना न मानना वहाँ जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनका है, आपसे भी बड़े। तो अब चूंकि आप लोगों ने इतने धैर्य से प्रतीक्षा किया इतना कि हम सर आएंगे, तो जो मुख्य समस्या थी सर ने बता दिया कि कार्ड, और हमने भी संगठन की तरफ से कल ही लेटर अध्यक्ष जी की तरफ से चला जाएगा कि आप प्रपोजल दीजिए, हम ट्रेनिंग करवाएंगे देश भर में। और एक और सूचना आप लोगों को देनी है कि
प्रायः देखा गया है कि जब अभिकर्ता किसी उत्पीड़न और शोषण का शिकार होता है देश का, तो सीधे लिखता है लेटर की सेवा में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, कि मोदी जी के पास लिखेंगे तो डायरेक्ट पोस्टमास्टर सस्पेंड होगा। तो उससे बढ़िया यह सूचना भी है, ट्रेनिंग स्कूल टाइप में हम लोगों का सम्मेलन चल रहा है, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर सर भी मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो पहले आप अपने निदेशक राष्ट्रीय बचत संस्थान को संबोधित पत्र लिखें और उसकी कॉपी किसी को दें। हमने जो भी पत्राचार आज तक का अनुभव किया, कम से कम राष्ट्रीय बचत संस्थान को कोई भी शिकायती पत्र हमने भेजा है तो उसकी फॉरवर्डेड कॉपी और उससे उनसे रिप्लाई इतना तो जरूर होता है। लेकिन आप में बहुतों को पता नहीं, आपको तो ये पता है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से एक ट्रक रद्दी में रोज एक ट्रक रद्दी दिल्ली मंत्रालय से निकलती है। तो आप लोग आज के बाद एक कोई भी शिकायत हो किसी प्रकार की, अपना जो विभाग है राष्ट्रीय बचत संस्थान उसको जरूर कॉपी दें, वहां से उत्तर भी आते हैं हर पत्रों के, क्योंकि आपके जिम्मे जो राष्ट्रीय बचत का ही काम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, हम लोग को अपना मार्गदर्शन किए और कार्यक्रम को हम लोग अनवरत इसी तरह भी आगे जारी रखेंगे। तमाम चर्चाएं होनी हैं और हमारे पश्चिम बंगाल से प्रवीण विश्वास आए हुए हैं, वो भी अपनी बात मन से रखना चाहते हैं। लेकिन अब इस प्रकरण में जो विचार शुरू से ऊपर से बातें होती आ रही थी उस पर चर्चाएं होंगी। और श्री प्रवीण आइए सर जल्दी आइए, समय नहीं, काफी वक्ता हमारे पास है, लंबी फौज है, तमाम कार्यक्रम यहाँ भी अभी होने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होना है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो आगे क्या करना है निर्णय लिया है वो भी आप सबको बताना है। नमस्ते। यह मंच पर उपविष्ट जो अतिथि है उसके लिए हम वेस्ट बंगाल नदिया से नमस्ते देते हैं। आज सबसे पहले ये कहते हैं कि हमको जो पीपीएफ सीनियर सिटीजनशिप वो हमको कमीशन नहीं मिलता है, पोस्ट ऑफिस बोलता है गोल्ड बॉन्ड बेच दो, हम वो काम तुमको करेगा, ये सुकन्या खुल दो वो काम तुमको करेगा। हम एक बात बोलना चाहते हैं, सर्व संचय का जो स्कीम है वो स्कीम के सबसे हम कमीशन मिलना चाहते हैं। आप लोग हमारे साथ एक है, जरूर एक है। और एक बात बोलना चाहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट को हमको रिवार्ड देना पड़ेगा और रिवार्ड हमको बंद हो गया। आप लोग चाहे तो हम स्टेट गवर्नमेंट को और रिवार्ड लेके आना देंगे। आप जो चाहेंगे तो हमारे साथ दिल्ली में एक साथ बैठेंगे, हमारा कमीशन भी 1% हो जाएगा और रिवार्ड भी मिलेगा। यही सब आपको विनती करता है। नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कम समय में अपनी बात को रखा। अब हम